अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। अभी तक हमने बात की कि एक रियलिज्म चीज है, और उसमें सबसे बड़ी जो एजम्पशन थी वो ये थी कि इंसान की जो नेचर है वो ऐसी है जिसकी वजह से पॉलिटिक्स ऐसी है, सेल्फ सेंटर्ड सी। लेकिन ये एक तरीका है देखने का। रियलिज्म मॉर्गन थॉ तक ऐसे ही रही है 1948 तक। इसका सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट था वो ये है कि ह्यूमन नेचर जो है वो ऐसी है। और ह्यूमन नेचर कैसी है? डिजायर फॉर पावर, सेल्फिश, competitive. तो that translates into international politics. I hope that is clear. That is clear enough. अच्छा चलें, देखिए अभी तक जो हमने चीज की है वो ये जो पढ़ी है वो ये है कि इंसान की एक फितरत है, उसके डिफरेंट ट्रेड्स हैं, डिजायर फॉर पावर, सेल्फिश, competitive, एंड दैट ट्रांसलेट्स इनटू द नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब इसको क्लासिकल रियलिज्म कहते हैं। क्लासिकल इस सेंस में, क्लासिकल वो चीज होती है जो पुरानी हो, जो पहले से चली आ रही हो, या ह्यूमन नेचर रियलिज्म समझने के एंगल से। ह्यूमन नेचर रियलिज्म क्या है कि जी ह्यूमन नेचर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द होल वर्ल्ड, और वहां से ही वो सोसाइटी में ट्रांसलेट होती है और वहीं से वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्टार्ट होते हैं। लेकिन 60s में जाके एक नया स्ट्रेन आता है रियलिज्म का, 1970s में जाके। वैसे तो वो रियलिज्म पुराने वाला ही चल रहा है जिसको हम क्लासिकल रियलिज्म आप कह रहे हैं, और उसको ह्यूमन नेचर रियलिज्म भी कह सकते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल जो प्रॉपर नाम है वो क्लासिकल रियलिज्म है। और अगर स्ट्रक्चरल वाला जो दूसरा उसकी बात ना हो रही हो तो आप उसको खाली रियलिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि हमेशा से वही था। लेकिन 1970s में जाके एक नया किस्म का कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम न्यो रियलिज्म कहते हैं, या न्यू कह सकते हैं, लेकिन इसका वर्ड यही है, न्यू न्यू रियलिज्म। और इसको स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहते हैं। है ये रियलिज्म ही। तो अब हुआ ये कि रियलिज्म की दो शाखें बन गई, या दो बेसिक अलग तरह की सोचें आ गई। एक है जो क्लासिकल रियलिज्म है, जो कि अभी तक हमने पढ़ा है, और दूसरा अब है न्यू रियलिज्म, नया रियलिज्म या स्ट्रक्चरल रियलिज्म। अब इसका और उसमें क्या फर्क है जो आपने कभी नहीं भूलना। ये पिछले वाले का स्टार्टिंग पॉइंट था ह्यूमन नेचर, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है एनार्की। ये कहते हैं कि इंसान की नेचर की वजह से स्टेट्स ऐसे नहीं बिहेव करती हैं जिस तरह वो कर रही हैं, सेल्फिश, competitive, इमोरल, बल्कि एनार्की की वजह से वो ऐसे बिहेव कर रही हैं। क्योंकि दुनिया में कोई ओवर आर्चिंग जो है वो पावर नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, सिस्टम इस किस्म का है, इस वजह से स्टेट्स ऐसे बिहेव करती हैं। एनार्की की बात पहले भी थी, देखिए आप थॉमस हॉब्स वो, लेकिन वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ह्यूमन नेचर, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। लेकिन स्ट्रक्चरल रियलिज्म कहते हैं कि ह्यूमन नेचर का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है जितना इंपॉर्टेंट रोल एनार्की का है। इनफैक्ट ह्यूमन नेचर का कोई रोल नहीं है, सारा रोल ही एनार्की का है। तो ये आपने अपने जहन में जरूर रखना है कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, लेकिन एंड रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। एंड रिजल्ट यही है कि स्टेट्स उसी तरह बिहेव करती हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग पॉइंट बहुत डिफरेंट है। अब स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट होने से होता क्या है कि वो कहते हैं कि इट्स द नेचर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। नेचर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम क्या है कि एनार्की है। नाउ दैट रिजल्ट्स इनटू एन नेचर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम की अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, लैक ऑफ हायर अथॉरिटी है, कोई मेथड नहीं है आपके पास दूसरे मुल्क के लोगों की थिंकिंग अंडरस्टैंड करने का। खासतौर पे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, आपको नहीं पता वो आज क्या सोचें कि हमने पाकिस्तान के साथ क्या करना है क्या नहीं करना। और पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंटरनेशनल सिस्टम में, इसकी वजह से ये होता है, ना कि ह्यूमन नेचर की वजह से। होता एंड में वही है कि स्टेट्स सेल्फिश बिहेव करती हैं, स्टेट्स जो हैं वो पावर हंग्री होती हैं, लेकिन वो इस वजह से होती हैं। अब चूंकि ये एक स्ट्रक्चर रिलेटेड बात करते हैं तो आप इसको स्ट्रक्चरल रियलिज्म कहेंगे या न्यू रियलिज्म कहेंगे। आप समझने के लिए इसको एनार्किक रियलिज्म कह लें अपने जहन में, कि एक ह्यूमन नेचर रियलिज्म है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ह्यूमन नेचर है, और दूसरा एनार्किक रियलिज्म है कि एनार्की उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, नेट रिजल्ट वही है। ये आप लोगों को पॉइंट क्लियर हुआ? क्योंकि ये थोड़ा समझना जरूरी है। स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है न्यू रियलिज्म में, स्ट्रक्चरल रियलिज्म में। और ये बड़ा, अब इसमें फर्क क्या आ जाता है कि ये बड़ा ना थ्योरेटिकल किस्म का पर्सपेक्टिव है, क्योंकि ये 20th सेंचुरी में वैसी एकेडेमिया बड़ा थ्योरेटिकल हो चुका है। पिछला रियलिज्म आपने देखा है कि बड़ा, एनार्की पे मैं आता हूँ,
लेकिन आपको ये समझ आ गया अभी तक स्टार्टिंग पॉइंट एनार्की है, बस आपने ये रट लें ये चीज कि स्टार्टिंग पॉइंट एनार्की है, कुछ नहीं याद रखना तो ये जरूर रट लें। वो होगा क्या वो मैं आगे समझाता हूँ। पिछला वाला बड़ा इंट्यूटिव है, आपको एक दफा समझ आ जाए ना ह्यूमन नेचर रियलिज्म तो वो आपको बड़ा एक रिलेटेबल लगता है। लेकिन ये जो नया वाला रियलिज्म है ना, दिस इज वेरी एकेडमिक, दिस इज वेरी थ्योरेटिकल, इसलिए इससे आपने घबराना नहीं है। ये अब मैं आपको कराऊंगा ये। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब नया कोई पर्सपेक्टिव आ जाता है पिछले पे, उसका ये मतलब नहीं होता पिछला रिडंडेंट हो जाता है, बस वो एक नई अप्रोच आ जाती है उस चीज को देखने के वक्त के हिसाब से। अच्छा अब आपको समझ आ गया कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है और नेट रिजल्ट वही है कि स्टेट्स बिहेव ऐसे करती हैं, वो क्यों करती हैं उस पे दोनों जो है वो डिफर करते हैं। और ये बाद में आया है, ये भी जहन में रखिएगा। नहीं, कंप्लीटली डिस्कार्ड कर देते हैं ह्यूमन नेचर का रोल, उस पर मैं आता हूँ आपको। कंप्लीटली डिस्कार्ड कर देते हैं ह्यूमन नेचर के रोल को, ठीक है। अब ये आते हैं हम, प्लीज अभी ना चैटिंग अवॉइड कीजिएगा, मैं चैटिंग से भी इसलिए रखता हूँ ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं। और कुछ नहीं अभी आपने लिखना। 1979 में ये बुक आती है, केनेथ वॉल्ट्स, ये नाम नहीं आपने भूलना, केनेथ वॉल्ट्स हैं ये ये हैं जो पाइनियर हैं न्यू रियलिज्म की या स्ट्रक्चरल रियलिज्म की। इनकी बुक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और इसमें जो है ये अपनी थ्योरी देते हैं और रियलिज्म को एक नए अंदाज से पेश करते हैं। इनकी पहले भी एक बुक थी मैन स्टेट एंड वॉर, उसमें इन्होंने लेवल्स ऑफ एनालिसिस दिया था, वो जो हमने पढ़ा भी था लेवल्स ऑफ एनालिसिस वो इनका दिया हुआ। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज ये होती है, ये जो इस किस्म की बुक्स होती है ना, दो तरह की बुक्स होती हैं एकेडमिया की या पढ़ने के लिए सब्जेक्ट। एक वो होती हैं जो कि थ्योरिस्ट खुद लिखते हैं, जैसे कि ये थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जैसे कि मॉर्गन थॉ की पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, जैसे कि ई एच कार की 20 ईयर्स क्राइसिस। फिर वो बुक्स होती हैं जो इनके ऊपर लिखी होती हैं, ये आईआर के एज अ सब्जेक्ट या एज अ टेक्स्ट बुक बनाई जाती है, जैसे ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स बाय जॉन प्लेस। वो जो है वो भी सेकेंडरी सोर्स हैं, रियल सोर्स ये बुक्स होती हैं। तो उनमें और तरह एक्सप्लेन किया जाता है। अब उसमें लेवल्स ऑफ एनालिसिस एज इट इज उठाया हुआ है, लेकिन उसको ये नहीं बताया हुआ होगा कि ये इसने दिया था। इनकी बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट चीजें आती जाती हैं, वो फिर जो टेक्स्ट बुक्स टाइप बुक्स होती हैं उनमें वो पिक एंड चूज करके ना डाल लेते हैं। इन्होंने लेवल्स ऑफ एनालिसिस दिया था कि जी इंडिविजुअल लेवल होता है, स्टेट लेवल होता है, इंटरनेशनल लेवल होता है, वो उनकी पिछली बुक में था। अब इस बुक में ये क्या बताते हैं थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, प्लीज मेरे साथ रहिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। बड़ा थ्योरेटिकल है, इसलिए अगर आपको समझ नहीं आता तो इसमें आपका कसूर नहीं है, ये है ही इतना थ्योरेटिकल। और इसको रियलिटी से लिंक करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। जितना इंट्यूटिव रियलिज्म था पुराने वाला, उतना ये इंट्यूटिव नहीं है, ये थोड़ा सा ना मेंटल या रैशनल है, आपको अपने जहन में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब सबसे पहले ये बताते हैं कि एक लेवल्स ऑफ एनालिसिस हम देख सकते हैं स्टेट बिहेवियर को, कि एक इंडिविजुअल लेवल होता है, एक सोसाइटी का लेवल होता है या स्टेट का लेवल हो सकता है, और एक इंटरनेशनल लेवल होता है। ये कहते हैं कि अभी तक जितनी थीरीज आई हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की वो रिडक्शनिस्ट हैं। रिडक्शन का क्या मतलब होता है, रिड्यूस वर्ड से ये निकला होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये सारी की सारी थ्योरीज ने पार्ट्स के बारे में बात की है, ओवरऑल एज अ सिस्टम एज अ होल की अभी तक किसी ने बात नहीं की। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये क्या कहते हैं, इनके ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, अ रिडक्शनिस्ट थ्योरी इज अ थ्योरी अबाउट द बिहेवियर ऑफ पार्ट्स, इंटरनेशनल आउटकम्स एंड इंटरनेशनल बिहेवियर ऑफ स्टेट्स आर एक्सप्लेन्ड थ्रू स्टेट्स इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वो ये कह रहे हैं कि अभी तक जितनी थ्योरीज आई हैं वो स्टेट्स के अंदर जो कुछ हो रहा है ना, उसको किसी ना किसी तरह लिंक अप कर रहे हैं ओवरऑल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ। कैसे, रियलिज्म कहता है ह्यूमन नेचर डिस्क्राइब करता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की नेचर को, तो वो एक स्टेट के अंदर की चीज है, एक इंसान है जो उसमें कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि वो स्टेट के अंदर की चीज है, जो कि जिससे वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं स्टेट्स के बाहर इंटरनेशनल सिस्टम को। फिर लेनिन की इंपीरियलिज्म एक थ्योरी है कि जो कैपिटलिस्ट स्टेट्स होती हैं वो बाहर जाके हमला करती हैं दूसरे मुल्कों पे ताकि वो एक्सप्लॉइट कर सकें। तो ये कहते हैं कि जी लेनिन की थ्योरी भी रिडक्शनिस्ट है। क्यों? क्योंकि वो स्टेट के अंदर का निजाम है कैपिटलिज्म। तो ये कहते हैं कि ये जो है ना, ये थीरीज ठीक नहीं है, और जो निजाम को ओवरऑल एक्सप्लेन करने की जरूरत है एज अ सिस्टम।
तो ये रिजेक्ट करते हैं सारी उन थ्योरीज को जो कि रिडक्शनिस्ट हैं इनकी नजर में, कि जो स्टेट्स के अंदर की वजूहात की वजह से बाहर को एक्सप्लेन करते हैं। ये कहते हैं कि इट्स नॉट कि अंदर से बाहर का बिहेवियर डिक्टेट हो रहा है, बल्कि बाहर से ही वो बिहेवियर डिक्टेट हो रहा है। ठीक है, अब ये देखिए क्या कहते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स सिंपली बाय लुकिंग इनसाइड ऑफ स्टेट्स, कि मुल्कों के अंदर क्या हो रहा है, किस किस्म के लोग हैं, उनकी क्या सोच है, उनमें क्या निजाम है, वो डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप, वो कह रहे हैं इससे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। लोग कैसा सोचते हैं, ह्यूमन नेचर कैसी है, वहां पे निजाम कैसे, किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आगे कहते हैं द enduring anarchic character of international politics accounts for the striking sameness in the quality of international life through the millennia, a statement that will meet with wide dissent। वो ये कहते हैं इनफैक्ट स्टेट्स के अंदर की जो चीज है कि वो उसमें निजाम कौन सा है, लोगों की सोच कैसी है, ह्यूमन नेचर कैसी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट वो एनार्किक कैरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, जो कि स्टेट से बाहर का एक फिनोमिना है, कि स्टेट्स के बीच में एक एनार्की है, कि उनके आपस में कोई ऑर्डर लाने वाली कोई चीज नहीं है, वो असल में चीज है जिसकी वजह से स्टेट्स ऐसे बिहेव करती हैं, ना कि उनके अपने इंटरनल मामलात या ह्यूमन नेचर की वजह से। और वो कहते हैं कि एनार्किक कैरेक्टर ऑफ जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जो एनार्की है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ये हमेशा से है और हमेशा रहेगी। 1000 साल पहले भी थी, 2000 साल बाद भी रहेगी, और यही वो चीज है जो कि परमानेंट है हमेशा से। और इनकी थ्योरी में थोड़ा सा दम इस तरह भी है कि वो कहते हैं कि देखिए दुनिया में तो तरह तरह की सिविलाइजेशंस आई, तरह तरह के लोग आए, तरह तरह के कल्चर्स आए, तरह तरह के तर्ज हुकूमत आए, लेकिन जो एनार्की है इंटरनेशनल सिस्टम में, वो कभी चेंज नहीं है, वो परमानेंट है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। रियलिस्ट जो क्लासिकल वाले थे वो कहते हैं इंसान की फितरत चेंज नहीं हुई, तो वो पूरी की पूरी इंसानी फितरत पे बेस कर रहे हैं। ये कहते हैं कि इंसानी फितरत से कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे का सारा एनार्की से ही फर्क पड़ता है, जो कि स्टेट से बाहर की एक चीज है। फिर ये कहते हैं द कॉन्स्टेंसी ऑफ स्ट्रक्चर एक्सप्लेन्स द रिकरेंट पैटर्न्स एंड फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल लाइफ। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर है ना, कि एनार्की है, स्ट्रक्चर वो चीज होती है जो कि परमानेंट होती है। एक चीज जो कि एक चीज ही परमानेंट है, उसको स्ट्रक्चर कहते हैं, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल रियलिज्म कहते हैं, कि मुल्कों के दरमियान का जो स्ट्रक्चर है, इनफैक्ट अगर आप एनार्की कहेंगे तो वो एक लैक ऑफ स्ट्रक्चर है, लेकिन बस वो एक स्ट्रक्चरल लेवल पे हम चूंकि बात करें, एक परमानेंट चीज है, तो वो कहते हैं कि उसकी वजह से जो है ना, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डिसाइड होती है। आगे वो क्या कहते हैं, अ सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑफ इंटरैक्टिंग यूनिट्स, द स्ट्रक्चर इज द सिस्टम वाइड components that makes it possible to think of the system as a whole। ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि देखिए हमने इसको ओवरऑल देखना है इंटरनेशनल सिस्टम को, ना कि उनके अंदर की चीज के लोगों की नेचर क्या है, ओवरऑल एक सिस्टम के स्ट्रक्चर को देखना है, और बस, और उसके अंदर जो यूनिट्स उस सिस्टम या स्ट्रक्चर में रोल प्ले करें, वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप कंफ्यूज ना हो। ये इनका मेन पॉइंट है। अब दोबारा थोड़ा देख लेते हैं कि इनके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। ये कहते हैं कि अगर आप लेवल्स ऑफ एनालिसिस करें फॉर अ कॉज ऑफ समथिंग, कि फर्स्ट करें बात करते हैं कि जंग क्यों होती है, तो वो जंग को हम इंडिविजुअल लेवल पे एक्सप्लेन तो कर सकते हैं, हिटलर ऐसा था, मुल्क के लेवल पे भी कह सकते हैं नाजीज्म था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको इंटरनेशनल लेवल पे मिलती है, और वो मुल्की लेवल से बाहर की जो एक्सप्लेनेशन है, उसमें ये अपनी बुक में लेते हैं कि दो तरह की थीरीज हैं, रिडक्शनिस्ट होती हैं और एक सिस्टेमिक थीरी होती है। रिडक्शनिस्ट वो है जो ये कहते हैं, जो पुरानी रियलिज्म था जिसको हमने पहले पढ़ा है, वो रिडक्शनिस्ट है कि वो रिड्यूसेस एवरीथिंग टू द ह्यूमन नेचर। फिर इंपीरियलिज्म था, वो भी रिड्यूस कर देती है हर चीज को एक कैपिटलिस्ट सिस्टम पे। तो इनके मुताबिक कोई भी ऐसी थीरी जो कि मुल्क के अंदर की किसी चीज को रेफर करे, वो रिडक्शनिस्ट है। इसलिए वी नीड अ सिस्टेमिक थ्योरी जो कि ओवरऑल एक सिस्टम को एक कंसीव करे और उसके थ्रू जो है वो चीजों को एक्सप्लेन करे। फिर वो कहते हैं कि एक चीज परमानेंट रही है हमेशा से और हमेशा रहेगी, और वह स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द स्टेट्स देमसेल्फ। ये नहीं फर्क पड़ता स्टेट कैसी है, छोटी है, बड़ी है, डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी है, लेकिन स्ट्रक्चर उनके बीच में जो है वो सेम ही है, जो कि एनार्की है। तो एनार्की इज द परमानेंट फैक्टर, एनार्की इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कि पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को रन कर रहा है, और उसके एंड्योरिंग कैरेक्टर की जो वजह है वो एनार्की ही है। एनार्की इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और बिहेवियर।
आई होप आप लोगों को थोड़ा सा ये चीज आइडिया हुआ हो, आगे हम इसको जरा डिटेल में देखते हैं। आते हैं एग्जाम्पल्स पे भी आते हैं, अभी एग्जाम्पल्स मैं आपको नहीं दे रहा, ठीक है। ये आप देखिए एग्जाम्पल्स, अब मैं आपको एक चीज फर्क बताता हूँ। देखिए दोनों रियलिज्म का बिहेवियर एक है। डिक्टेटरशिप फॉलो न्यूरलिज्म नहीं, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है डिक्टेटरशिप न्यूरलिज्म से। वो ये कह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी हो जो भी हो दुनिया में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुल्क पे। इंटरनेशनल सिस्टम उससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। और ठीक है, अब आप थोड़ा सा इस चीज को, स्टेट बिहेवियर रूल आउट नहीं होता, लेकिन स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक रूल आउट हो जाते हैं। ठीक है, कि स्टेट डेमोक्रेसी है या स्टेट डिक्टेटरशिप है, वो कहते हैं कि उससे फर्क ही नहीं पड़ता, वो जो भी है ना उसने बिहेव सेम ही करना है। ठीक है, वो कह रहे हैं एनार्की ऑन इंटरनेशनल लेवल। एनार्की मैं आपको बताता हूँ क्या है, वो हम आगे आते हैं। आई होप थोड़ा बहुत आप लोगों को एक ओरिएंटेशन हो गई होगी, ये क्या है समझ आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा प्लीज मुझे इसमें बताएं ताकि मैं आगे बढ़ूँ। थोड़ी सी ओरिएंटेशन हुई है, वेरी बेसिक। मैं को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आपको सारा ही समझ आ जाएगा, बस आपने बेसिक थोड़ा सा समझना है। रिडक्शनिस्ट एंड सिस्टेमिक, देखिए रिडक्शन, सबसे पहले इनका स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अभी तक जो भी थीरीज आई हैं, उन्होंने किसी ना किसी ऐसे चीज के थ्रू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, कि ह्यूमन नेचर के थ्रू करने की कोशिश की। ठीक है, किसी ने मुल्कों के निज़ाम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जैसे लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म कहता है कि जी जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी होता है वो तो जंगे नहीं लड़ते, डिक्टेटरशिप जो है वो जंगे लड़ती हैं। ये लिबरलिज्म की एक सोच है। फिर रियलिज्म क्या कहता था? रियलिज्म कहता था, ठीक है, रियलिज्म ये कहता था कि इंसानी फितरत ऐसी है, ह्यूमन नेचर ऐसी है जिसकी वजह से जंगें होती हैं। ठीक है, मार्क्सिज्म ये कहता है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम जो मुल्कों के अंदर है उसकी वजह से जंगी होती है। ये कहते हैं कि ये सारी की सारी गलत एक्सप्लेनेशन हैं, ये रिडक्शनिस्ट थ्योरीज हैं। रिडक्शनिस्ट क्यों है? ये सारे के सारे आर रिड्यूसिंग द एक्सप्लेनेशन टू अ सर्टेन लेवल, जो कि मुल्कों से निचला लेवल है। वो कहते हैं वो सारी जो एक्सप्लेनेशन है ना वो गलत हैं या वो इनएडिक्वेट हैं। वी नीड अ लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन जो कि इन मुल्कों के अंदर के कैरेक्टरिस्टिक्स से बिल्कुल ऊपर हो। ह्यूमन नेचर उसमें मैटर नहीं करेगी, उसमें ये नहीं मैटर करेगा वो डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है, उसमें ये नहीं मैटर करेगा वहां पे इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा है। वो कहते हैं इस, क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम भी कहते हैं चेंज होते रहे हैं। वो कहते हैं कि, और इसमें देखिए ना सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, वो कहते हैं कि देखिए कैपिटलिज्म अभी आया है, हजारों साल से और तरह के निजाम थे। तो कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम भी चेंज होते रहे हैं आज तक। फिर इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम भी हजारों तरह के आए हैं, सिटी स्टेट्स हैं, कहीं डिक्टेटरशिप है, बादशाहत है, वो कहते हैं वो भी बहुत तरह के हैं। तो ये कहना कि सिर्फ डेमोक्रेसीज लड़ते हैं डिक्टेटरशिप नहीं लड़ते, ये भी गलत है। फिर वो कहते हैं कि ह्यूमन नेचर तक रिड्यूस करना है, ह्यूमन नेचर की वजह से सब होता है, ये भी गलत है। इन सबको वो कहते हैं ये रिडक्शनिस्ट थ्योरीज हैं। इसलिए वो कहते हैं सिस्टेमिक थ्योरी की जरूरत है, जो कि हमेशा से सच और हमेशा सही रहे, वो एक इंटरनेशनल लेवल पे रहेगी। जी बिल्कुल, अच्छा सवाल है कि सिस्टेमिक थ्योरी की क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, उस पर हम आते हैं। आई होप आपको एक ओवरऑल थोड़ी सी यहाँ पे ओरिएंटेशन हो गई। जी, अब ये कहते हैं कि एनार्की जो है दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। अब उस पर हम थोड़ा सा आगे आते हैं। हाँ बिल्कुल, इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्किक स्टेट्स और नेचर ऑफ पीपल डजंट मैटर। ये जो उन्होंने लिखा है एग्जैक्टली एक इंटरनेशनल सिस्टम को आपने ऊपर से देखना है। हम आगे आते हैं, आपको आई थिंक समझ आ जाएगा। फिर थोड़ा सा और देखते हैं। अब वो ये कहते हैं कि और जो उन्होंने बातें की हैं, any systemic approach must show how the systems level or the structure is distinct from the level of interacting units. Definition of structure must omit the attributes and the relation of unit. अब वो ये कह रहे हैं कि अगर ठीक है ये सारा कुछ नहीं होगा एक्सप्लेनेशन में, तो फिर हमने ये भी डिस्क्राइब करना है कि कैसे स्टेट के लेवल से अबव एक एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने खुद कह दिया ना कि रिडक्शनिस्ट थ्योरी नहीं होगी, स्टेट और लोग ये मैटर नहीं करते। तो वो कहते हैं कि सिस्टेमिक अप्रोच जो है वो ये शो करे। अच्छा एक और मैं आपको बात बताता चलूं कि जो सिस्टम्स अप्रोच इंटरनेशनल रिलेशंस है ना, एक सिस्टम्स अप्रोच वो इससे पहले आ चुकी थी, तो आप इनकी सोच में ना उसका एक काफी इन्फ्लुएंस देख सकते हैं।
तो आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि वो सिस्टम्स अप्रोच इसलिए मैंने आपको पहले नहीं कराया क्योंकि वो रियलिज्म के साथ उसका लिंक नहीं है, वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। तो ये इनकी इसलिए वहां से थोड़ी सी थिंकिंग आ रही है। अब ये कहते हैं कि भाई एक हायर लेवल की एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए जो कि स्टेट से अबव जाके एक्सप्लेन करे। ठीक है। ये बाद में छोड़ दें, आप अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, दोबारा इस पे आ जाएंगे। अच्छा, अब ये कहते हैं कि थोड़ा सा देख लेते हैं एनआरकी अगर इंटरनेशनल लेवल पे होती है तो होता क्या है। अब ये सारे पॉइंट्स देखते जाते हैं कि एनआरकी से ही सारा कुछ कैसे होता है। अब वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि इंटरनेशनल सिस्टम पे एनआरकी है तो उससे क्या होता है। सबसे पहले, जब एनआरकी है उससे हर वक्त स्टेट्स को खौफ होता है कि हमें नहीं पता, क्योंकि हायर अथॉरिटी कोई नहीं है कि हम पे किसी भी वक्त कोई अटैक कर सकता है। उस खौफ की वजह से स्टेट्स इस तरह से बिहेव करती हैं, पावर हंग्री बिहेव करती हैं, क्योंकि उनको हर वक्त अपनी सिक्योरिटी का इशू होता है एनआरकी की वजह से। ठीक है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह समझें कि जब आप किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ लॉलेसनेस हो, कोई फर्ज करें पहाड़ी इलाका हो, वहां पे पुलिस की रेड ना हो, वहां पे आपको पता है कि एनआरकी है, कोई पुलिस नहीं है, यू विल फियर फॉर योर लाइफ। तो वो कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी क्योंकि देयर इज नो हायर पुलिस फोर्स, कोई रेंजर्स नहीं है, कोई आर्मी नहीं है, तो आपको हर वक्त खौफ रहता है। क्योंकि लैक ऑफ गवर्नमेंट है, लैक ऑफ हायर अथॉरिटी है, दैट इंस्टिल्स फियर इन स्टेट्स। और वो फियर की वजह से फिर वो यूं बिहेव करते हैं जैसे वो स्टेट्स बिहेव करती हैं कि वेपन्स लेंगी या वो लड़ती हैं या वो ये चीजें करते हैं। फिर वो कहते हैं उस चीज की वजह से, क्योंकि एनार्की इंटरनेशनल सिस्टम पे और उनके कोई उनको बचाने के लिए नहीं आएगा, दैट जनरेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प। कि अब उन स्टेट्स को पता है कि यार एनार्की है, यस, एनार्की लीड्स टू स्टेट सर्वाइवल। अब वो हर चीज की एक्सप्लेनेशन एनार्की के थ्रू कर रहे हैं। आपने बस ये जहन में रखना है हर चीज की एक्सप्लेनेशन एनार्की के थ्रू होगी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और आपने कुछ नहीं सोचना, आपने एनार्की को स्टार्टिंग पॉइंट लेना है और उससे आगे जाना है, एनार्की को स्टार्टिंग पॉइंट लेना है, उससे आगे जाना है, और आपको न्यू रियलिज्म समझ आ जाएगा। वो कहते हैं क्योंकि एनार्की है और मुल्कों को पता है कि उनकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, उन्होंने अपनी मदद आप खुद करनी है, तो दैट क्रिएट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प कि हमने अपनी मदद आप खुद करनी है। देखिए, स्टेट बिहेवियर एंड पे वही है जो हमने पाकिस्तान वाली एग्जांपल ली थी कि पाकिस्तान रियलाइज कि पाकिस्तान को सेल्फ हेल्प करना पड़ेगा, अपना न्यूक्लियर वेपन खुद बनाना पड़ेगा। तो उसकी रीजन डिफरेंट हो गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन डिफरेंट हो गई है, आउटकम वही है। इसलिए रियलिज्म और न्यू रियलिज्म का आउटकम पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका सारा फर्क पड़ता है एक्सप्लेनेशन पे, उसकी कॉज पे। फिर प्रिजनर्स डायलेमा एक चीज होती है, ये मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है। और अभी जरा प्लीज रुक जाए, आप आगे ना बढ़े जॉन लॉक और उन चीजों पे। अब देखें कि क्या होता है कि प्रिजनर्स डायलेमा क्या चीज होती है, बस आप अभी इस वक्त ये समझ लें। वो कहते हैं चूंकि एनार्की है तो यू डोंट नो कि दूसरे मुल्क के जो लोग हैं, जो कि पॉलिसी मेकर्स हैं, जो कि लीडर्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं। क्योंकि आपको ये नहीं पता वो क्या सोच रहे हैं, यू हैव नो मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि वो आप पे हमला करने वाले हैं, वो आप पर अटैक करने वाले हैं, वो आपसे पीस करने वाले हैं, वो करने क्या वाले हैं। और वो जो एक अनसर्टिनिटी है, वो एक आपको हर वक्त एक डायलेमा में रखती है, एक फियर में रखती है। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है प्रिजनर्स डायलेमा, जहां पे एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे जब आपको ये ना पता हो ना कि अगला आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो आप उसकी वजह से बहुत से एक्शन लेना शुरू होते हैं। अब प्रिजनर्स इसमें डायलेमा क्या है, डायलेमा इसमें ये है कि फर्स्ट करें दो लोग, या आप जरा यूट्यूब पे वीडियोस भी देख लीजिएगा, ये पहली दफा में समझ नहीं आता, लेकिन सिंपल मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि देखें दो, आप समझे क्रिमिनल्स हैं, और दो क्रिमिनल्स को उन्होंने कोई क्राइम किया, उनको पुलिस ने पकड़ लिया है, और पुलिस जो है उनको तफ्तीश के लिए ले जाती है अपने पास, दोनों को अलग अलग कमरों में रखती है और दोनों को अलग अलग कहती है कि अगर तुम अपने साथी को पकड़वा देते हो, कि उसके खिलाफ गवाही दे दोगे, तो हम तुम्हारी रिड्यूस कर देंगे सेंटेंस, तुम्हें सजा कम हो जाएगी। दूसरे को भी यही कहते हैं, इसको भी यही कहते हैं। और अब और उनको बताते हैं अगर तुम नहीं कहोगे ना, ये उसको नहीं फंसाओगे या उसके खिलाफ गवाही नहीं दोगे, तो तुम्हें इतनी होगी, ज्यादा होगी। अब मसला ये है कि दोनों इस डायलेमा में फंस जाते हैं कि दोनों को ये नहीं पता कि दूसरा मेरे खिलाफ कर रहा होगा। एक को लगेगा वो मेरे खिलाफ कर रहा है, दूसरे को लगेगा कि वो मैं
उससे पहले कि वो मेरे खिलाफ कुछ करे, मैं उसके खिलाफ कुछ कर देता हूँ। ठीक है, ये एक फिनोमिना है, इसको डिटेल में समझ लीजिएगा। प्रिजनर्स डायलेमा प्रिंसिपल इसके पीछे क्या है कि दोनों को नहीं पता कि दोनों की थिंकिंग क्या है। ठीक है, दोनों को नहीं पता कि दोनों की थिंकिंग क्या है, और उसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी जो है वजूद में आती है। तो प्रिजनर्स डायलेमा जो है वो एनार्की की वजह से वजूद में आता है। हमें नहीं पता इंडिया जो है वो महीने बाद क्या एक्शन लेगा, और वो चीज है जो हर वक्त आपको एक स्टेट ऑफ फियर में रखती है। और आर्म्स रेस भी होती है। आर्म्स रेस क्यों होती है? क्योंकि देखें, आपको नहीं पता इंडिया जो वेपन्स खरीद रहा है उसकी क्या सोच है, उसकी क्या थिंकिंग है। तो वो ये हम लोगों के जहन में भी आएगी कि यार हम भी उस डायलेमा में हैं कि पता नहीं हमारे खिलाफ यूज हो रहा है, किसके खिलाफ यूज हो रहा है। हो सकता है इंडिया को वेपन्स हो, वो चाइना के खिलाफ लेना चाह रहा हो, हमें क्या लगेगा यहाँ बैठ के कि वो तो हमारे खिलाफ होता है। तो उसको यूज करके उस चीज के इफेक्ट की वजह से जो है हम भी वेपन्स खरीदना शुरू हो जाएंगे। तो ये आप कह सकते हैं ये एक चीज को जन्म देता है जिसको कहते हैं सिक्योरिटी डायलेमा। सिक्योरिटी डायलेमा क्या होता है ये आपने जहन में रखना है। सिक्योरिटी डायलेमा भी ये है कि आप अपनी, ठीक है, सिक्योरिटी डायलेमा आपने समझना है। सिक्योरिटी डायलेमा क्या चीज है कि आपने देखा है कि इंडिया कुछ, हाँ आप समझ कह सकते हैं थुसिडाइड्स ट्रैप इज जनरली मोर रिलेटेड टू वॉर, पर यस ये दोनों कॉन्सेप्ट्स लिंक्ड हैं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब फिर सिक्योरिटी डायलेमा क्या चीज है? आप एक डायलेमा में है। आपने देखा कि इंडिया ने फर्स्ट करें कोई वेपन खरीदा है, और जैसे S-400, ये एक्चुअलिटी में आपको मैं बता रहा हूँ। S-400 एक चीज है, रशिया का एंटी मिसाइल सिस्टम सिस्टम है, ये इंडिया उनसे खरीद रहा है। अब वो एक वेपन सिस्टम खरीद रहा है, इंडिया कहता है कि हम डिफेंसिव पर्पसेस के लिए ले रहे हैं कि अगर हम पे कोई, क्योंकि ये S-400 जो है ना, ये एंट मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल है, और ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी तबाह कर सकता है, पर एट द सेम मतलब इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी तबाह कर सकता है, बट एट द सेम टाइम एयरक्राफ्ट को भी तो कर सकता है। अब इंडिया कहे कि जी नहीं हम तो अपने डिफेंसिव मेजर्स के लिए खरीद रहे हैं, हमारी तो कोई और थिंकिंग नहीं, लेकिन पाकिस्तान तो इस तरह नहीं सोचेगा। हमें क्या पता वो क्या सोचे हैं, हो सकता है वो मुंह पे ये कह रहे हो। ठीक है, क्योंकि एनआरकी है, एक डायलेमा, एक बिजनेस डायलेमा है, और उससे एक सिक्योरिटी डायलेमा भी वजूद में आता है कि हमें लगेगा कि वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करें। हम भी जाके रशिया से ये खरीद लेंगे, या हम हो सकता है यूएस से जाके पेट्रियट मिसाइल्स खरीद लें, ये थार्ड खरीद लें, जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं कोई और खरीद लेंगे। इंडिया फिर वो देखेगा और वो कुछ और खरीद देगा। दिस गिव्स बर्थ टू अ स्पाइरल। एक स्पाइरल है, जैसे थ्यूसिडाइड ट्रैप था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक सिक्योरिटी डायलेमा का भी एक स्पाइरल है कि एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी से तीसरी चीज, और हर वक्त आप उस सिस्टम में रह रहे हो, एक चीज इस तरह से चलती जाती है। एंड दैट कैन लीड टू एन आर्म्स रेस लीडिंग टू अ वॉर। तो ये अनार्की की वजह से है। ये भी एक चीज होती है। तो हमने देखा कि कैसे अनार्की से फियर वजूद में आता है, उससे आपको लगता है कि हमें अपनी मदद आप करना चाहिए। प्रिजनर्स डायलेमा भी वजूद में आता है, और एक सिक्योरिटी डायलेमा कि आप हर वक्त इस सेंस में होते हैं कि आप इनसिक्योर हैं, आपको खतरा है, क्योंकि दिस नो वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग के इंडियन मिलिट्री लीडरशिप या पॉलिटिकल लीडरशिप की क्या थिंकिंग है। और इससे एक और भी चीज प्रिंसिपल वजूद में आता है। यस, इससे एक और भी प्रिंसिपल वजूद में आता है कि यू विल ऑलवेज एज्यूम द वर्स्ट अबाउट अदर्स इंटेंशंस। ऑलवेज एज्यूम द वर्स्ट अबाउट अदर्स इंटेंशंस, के आप अच्छा सोचेंगे तो उसका फायदा कोई नहीं है, अच्छा सोच रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है, गलत सोचेंगे तो यू कैन प्रिपेयर फॉर इट। आप समझे बात को? ये एक सिक्योरिटी डायलेमा है कि अगर आप सोचेंगे कि अच्छा सोच, अगला बुरा नहीं सोच रहा, तो उस पे आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप वर्स्ट एज्यूम करेंगे अगले की इंटेंशन, तो मे बी यू कैन प्रिपेयर फॉर इट। तो आप हमेशा वर्स्ट ही एज्यूम कर रहे होते हैं नेचुरली, जैसे हमने प्रिजनर्स डायलेमा को देखा था। अब ये चीज एक एनार्की से वजूद में आती है। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक और भी ये कहते हैं, इस वजह से हर वक्त चूंकि फियर होता है स्टेट्स को, वो हमेशा अपना डिफेंस सीख कर रहे होते हैं। कौन सा वाला पॉइंट रिपीट कर दो? विच पॉइंट यूसुफ? थिंक सिक्योरिटी डायलेमा। देखिए सिक्योरिटी डायलेमा सिंपल सी एक चीज है। एक मुल्क वेपन्स खरीदता है अपने डिफेंस के लिए कि हम अपनी प्रोटेक्शन करेंगे, उसके साथ वाला मुल्क सोचता है कि यार ये तो हमारे खिलाफ यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमारे खिलाफ यूज कर सकते हैं, वो उसको काउंटर करने के लिए और वेपन्स खरीद लेता है। जिसको अब ये लग रहा है, अब फर्ज करें ना ये दो मुल्क हैं, मैं मैप बनाता हूँ, ये दो मुल्क हैं जो साथ रह रहे हैं। ये जाके
बैलिस्टिक मिसाइल्स खरीद लेता है 4, इस मुल्क को पता चलता है, मुल्क नंबर 1 को, ये मुल्क नंबर 2 है, इसको पता चलता है, ये भी जाके 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स खरीद लेता है, ठीक है। और जब ये देखता है कि ये अब ये कर रहा है, तो वो कुछ और मिसाइल सिस्टम्स खरीद लेता है, उसको देख के ये कर लेता है। वो एक जो नेवर एंडिंग आर्म्स रेस है, आउट जनरेटिंग आउट ऑफ फियर, तो वो एक सिक्योरिटी डायलेमा है कि आप डायलेमा में हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी करें, आप अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ कर रहे हैं, वो अगले को एज अ फील हो रहा है कि ये एग्रेशन के लिए यूज करेगा। विशियस साइकिल ऑफ फियर, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एक्शन रिएक्शन, बिल्कुल एक्शन रिएक्शन है। और देखें ना, एनार्की की वजह से हो रहा है। एनार्की क्या है कि आपको नहीं पता कि अगला वेपन्स किस लिए यूज करेगा, वो बस एक हवा में एक चीज है। वो ऊपर से तो देखें, सारे मुल्क ऊपर से यही कहते हैं कि हम डिफेंस के लिए वेपन्स ले रहे हैं। कभी आपने कोई मुल्क ऐसा देखा है जो कह रहा हो कि हमने वॉर के लिए वेपन्स लिए हैं? कभी आपको एक मुल्क बता दें जो ये कहेगा कि हम अपना डिफेंस के लिए नहीं कर रहे, हम तो जंग करेंगे, हम तो एग्रेशन। कोई मुल्क ये नहीं कहता। सारे मुल्क कहते हैं कि हम अपने डिफेंस के लिए वेपन्स ले रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली दैट गिव्स बर्थ टू दिस सिक्योरिटी डायलेमा। जब हमने एनार्की एंड फियर को देखा, एनार्की एंड सेल्फ हेल्प को देखा, एनार्की एंड सिक्योरिटी डायलेमा को देखा, एनार्की एंड प्रिजनर्स डायलेमा को देखा, अब ये दूसरी भी इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, ये थोड़े से ज्यादा थ्योरेटिकल हैं, पर इनको भी हम देखेंगे। अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं क्योंकि फिर आप कंफ्यूज होंगे। अच्छा, फिर इससे एक और चीज वजूद में आती है कि वो कहते हैं कि हर वक्त स्टेट्स जो हैं वो अपना डिफेंस जो है ना वो ठीक करने की कोशिश कर रही होती हैं। हर वक्त अपना जो डिफेंस है उसको बेहतर करने की कोशिश कर रही होती है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आया हो कि एनार्की एनार्की की सेंट्रलिटी आप लोगों को समझ आ रही है कि एनार्की इज द सेंट्रल आइडिया हियर। प्लीज ये मुझे बताएं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आपने सारी चीज एनार्की के लेंस से बस परसीव करनी है, ठीक है। अब थोड़ा सा उसको परसीव कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और चीज वो क्लियर हो जाए। जिन लोगों को समझ नहीं भी आया तो अब दोबारा री हो जाएगा। अब स्ट्रक्चरल रियलिस्ट या नियो रियलिस्ट, उनका वर्ल्ड व्यू क्या है, अब इसको थोड़ा सा परसीव कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इनहेंस। एक चीज होती है हायरार्की। हायरार्की क्या है कि एक टॉप टू बॉटम रिलेशन है जो कि स्टेट्स में होता है। सबसे ऊपर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ऑफ द स्टेट, जो कि हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। उसका एक रिलेशन होता है नीचे, जो आपकी स्टेट में रहने वाली चीजें होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं उनके साथ, कि वो उनके ऊपर एक हाईएस्ट अथॉरिटी है। सब आपके सिटीजन ऑफ द स्टेट्स आ गए, आपके ऑर्गेनाइजेशन कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिजनेस, कुछ भी, तो वो स्टेट के नीचे हैं, स्टेट के अथॉरिटी के नीचे हैं। सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स, एंटिटीज, मिलिट्री, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी, वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट के नीचे है। नाउ दिस इज हायरार्की। और ये जो है, जितनी पॉलिटिकल साइंस की थीरीज हैं वो ये स्टैब्लिश करने को जस्टिफाई करती हैं कि किस तरह से ये सेंट्रल गवर्नमेंट या अथॉरिटी वजूद में आती है। जॉन लॉक हो गए, थॉमस हॉब्स हो गए, दे ट्राई टू गिव एक्सप्लेनेशन कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या नीड होती है, ये क्यों वजूद में आती है। हम अगर थॉमस हॉब्स की उसको देखें थ्योरी को, वो ये कहते हैं कि एट दिस लेवल देयर इज एनार्की। उसको ऑर्डर लाने के लिए वी नीड सम सॉर्ट ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट है। जॉन लॉक की थोड़ी सी पॉजिटिव किस्म की फिलोसफी, जो कि लिबरल फिलोसफी है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो निचले जो लोग होते हैं वो उसको बनाते हैं अपने राइट्स को यूज करके, तो वो उनको आंसरेबल होती है, ना कि अदर वे अराउंड। लेकिन इस सब में कॉमन ये है कि देयर इज अ सेंट्रल अथॉरिटी, एक हाईएस्ट अथॉरिटी स्टेट। ये हायरार्की है। लेकिन एनार्की क्या चीज है? एनार्की ये चीज है कि देयर इज एन एब्सेंस ऑफ हायर अथॉरिटी। ये देखें, ये नीचे कंट्री 1, कंट्री 2, कंट्री 3 है, देयर इज नो हायर अथॉरिटी, ऊपर कोई गवर्नमेंट नहीं है। दिस इज द एब्सेंस ऑफ हायर अथॉरिटी। तो एनार्की का ये मतलब है। इवन यहाँ पे कुछ बनाया भी नहीं जा सकता कि मैं आपको एक डब्बा बना दूं कि एनार्की, क्योंकि एनार्की इज एब्सेंस। एनार्की को आप ये नहीं कह सकते कि एनार्की कुछ है। एनार्की इज द एब्सेंस ऑफ समथिंग, एक नेगेटिव कॉनोटेशन में। ठीक है, वॉइस आप लोगों को आ रही है क्लियर या नहीं आ रही? क्या जी, आ रही है? क्लियर है? ठीक है, तो एनार्की इज द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग, नॉट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग। ये एग्जिस्टेंस है ऑफ एनीथिंग,
दिस इज द एब्सेंस, कुछ है ही नहीं। ये मुल्क है, ये मुल्क है, ये मुल्क है। ठीक है, दोबारा उस पर जाएंगे, बिना भी ज्यादा ये समझ लें, फिर दोबारा बेशक उस पर चले जाएंगे। वो यूनिट स्टेट वगैरह बाद में मैं करूंगा, उसको अभी नहीं मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे ही चलें। पहले एनआरकी को समझें, एनआरकी क्या चीज है। एनआरकी, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है मुल्की लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे देयर इज नो गवर्नमेंट, देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी, नाउ दिस इज नोन एज एनआरकी। और ये मुल्क जो हैं, ये बस एग्जिस्ट कर रहे हैं। इनके ऊपर कोई जो है वो बड़ा भाई नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई फैमिली सिस्टम नहीं है जो ऑर्डर दे, कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं, बस ये मुल्क एग्जिस्ट करते हैं। ये आपको समझ आ जाना चाहिए कि एनआरकी है, ये सेंट्रल आइडिया है। अब उसमें फर्दर आप देखें, हमने ये बात की कि सिस्टम्स लेवल जो अप्रोच है, नहीं, अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी एनआरकी नहीं होगी। इसलिए बहुत से लोग इस चीज को बात करते हैं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, और यूनाइटेड नेशंस एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ ही एक स्टेप है। बिल्कुल आप सही पहुंचे हैं। एनआरकी कुछ डोमिनेट नहीं करता, एनआरकी बस नहीं होता, और वो ना होने की वजह से जो कुछ वजूद में आता है ना, वो एनआरकी है। जी नदीम, आपने देख लिया, मैं आप आगे बढ़ूं। बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही सोचा है कि एनआरकी का ऑपोजिट ये होगा कि एक सेंट्रल वर्ल्ड गवर्नमेंट हो। जैसे आप यूरोपियन यूनियन की एग्जांपल ले सकते हैं। यूरोपियन यूनियन की आप एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, चलें इस पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फॉर सेंचुरीज, फॉर सेंचुरीज यूरोपियन यूनियन, फर्स्ट करें, यूरोपियन यूनियन इज द कंप्लीट वर्ल्ड, और दुनिया में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। इनफैक्ट पहले होता भी ऐसी था। अब फर्स्ट करें, ये फ्रांस है, ये इंग्लैंड है, ये जर्मनी है। अब इन्होंने आपस में बेतहाशा जंगें लड़ी हैं, जिन्होंने यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ी है या वैसे भी हिस्ट्री पढ़ी है। अब ये तीन मुल्क हैं, कंट्री वन, कंट्री टू, कंट्री थ्री, हमेशा से इनके दरमियान एनार्की थी, और ये बहुत जंगें लड़ी हैं। वर्ल्ड वॉर वन है, वर्ल्ड वॉर टू है, फ्रांस और इंडिया में भी बहुत सारी चीजें आपस में जंगें लड़ी हैं। लेकिन अब आप प्लीज वेट करें। अब आप ये देखें कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद से दे हैव क्रिएटेड दिस सेंट्रल थिंग कॉल्ड ईयू। वो स्टेजेस में बनी है, वो एक अलग मामला है, लेकिन एक सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट बन गई है। ईयू, ईयू कमीशन है, ईयू पार्लियामेंट भी है, तो वो एक तरह की सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब वो ईयू आने के बाद एक स्ट्रक्चर मिल गया है इन मुल्कों को। जो स्ट्रक्चर हमें यहाँ मिल रहा था, ईयू के आने के बाद एनआरकी मिटिगेट हो गई है। तो आप इसकी एग्जाम्पल ये दे सकते हैं ईयू की सबसे बड़ी इसमें एनआरकी की, कि पहले उसमें एनआरकी थी फॉर सेंचुरीज। ईयू के आने के बाद ईयू ने उस एनआरकी को मिटिगेट किया। इन तीनों को आपस में, जो मुल्क हैं और भी मुल्क हैं जितने भी हैं, 20s में है, 28 समथिंग है, उन सबको आपस में बाइंड कर दिया है, और अब एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो उनको कोऑर्डिनेट करती है। तो ये सबसे बड़ी प्राइम एग्जांपल है कि एनआरकी को मिटिगेट किस तरह की है। अब आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि एनआरकी जो है उससे और क्या क्या होता है। ये वही आइडियाज दोबारा आएंगे, लेकिन अब रीइंफोर्स हो जाएंगे। देखिए, हमने बात की थी कि लेवल्स ऑफ एनालिसिस है। सबसे पहले है इंडिविजुअल लेवल, फिर है एक मुल्क का सोशल पॉलिटिकल लेवल, और फिर है अनार्किक, सॉरी, इंटरनेशनल सिस्टम का लेवल, इंटरनेशनल लेवल। अब उसमें इनकी जो थ्योरी थी कि लेवल्स ऑफ एनालिसिस हैं, कि जो निचले लेवल की एक्सप्लेनेशन है वो मैटर नहीं करती। ठीक है, मे बी स्लाइड मुझे पहले थोड़ा रखना चाहिए था ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाता। जो निचले लेवल की एक्सप्लेनेशन है, लीडर, पीपल, ह्यूमन नेचर, पर्सनल मोटिवेशंस, वो मैटर नहीं करती। ये जो लेवल है। फिर जो गवर्नमेंट का लेवल है, सोसाइटी का लेवल है, कि नेचर ऑफ गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप है या आइडियोलॉजी क्या है, या रिलीजन क्या है, या इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, वो भी मैटर नहीं करता। सबसे ऊपर जो कॉमनैलिटी है ना, वो मैटर करती है, जो कि एक एनार्किक सिस्टम है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ रहा है। ये डायग्राम से वो लेवल्स ऑफ एनालिसिस आपको समझ आ रहा होगा। समझ आ गया इस डायग्राम से लेवल्स ऑफ एनालिसिस?
प्लीज लिखें जी, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि ये जो ऊपर से एक एनार्किक सिस्टम स्टेट्स पे है, ये सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज अ परमानेंट स्ट्रक्चर जो कि ऊपर हमेशा से एग्जिस्ट कर रहा है और हमेशा रहेगा। ये आई थिंक आपको समझ आ गया हो। फिर वो ये कहता है फर्दर कि दो चीजें ओवरऑल जो है ना उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो एनार्किक सिस्टम और दूसरी ये जो यूनिट्स हैं। अब हम स्टेट्स को ये नहीं देखेंगे कि ये कैपिटलिस्ट मुल्क है, ये कम्युनिस्ट मुल्क है, ये रिलीजियस मुल्क है, ये इस्लामिक, बस हम उनको एज यूनिट्स देखेंगे, क्योंकि वो एक सिस्टेमिक बात करें, एक सिस्टम्स की बात करें, तो वो कहते हैं सिस्टम्स लेवल एक्सप्लेनेशन में आपने सिस्टम को बस इस तरह से बिहेव करना है कि जो उसके पार्ट्स हैं वो आपस में किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। बस वो आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, आपको ये नहीं चाहिए कि वो पार्ट्स है कैसे, एटलीस्ट ये इस तरह से लॉजिक दे दे, मैं आगे आपको समझाता हूँ, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब वो कहते क्या है कि देखें, हमने ये समझ लिया कि एनार्किक सारा सिस्टम है। ये मैं अब उस चीज पे जा रहा हूँ, वो जो मैंने पिछली स्लाइड्स में मिस किया था ना चीजें, वो मैं अब थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब हम देखेंगे डायनामिक्स क्या है एनार्किक सिस्टम के। अब थोड़ा सा ये और थ्योरेटिकल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, हमने ये तो स्टैब्लिश कर दिया, अब ये देखें, ये डिफरेंट मुल्क एग्जिस्ट कर रहे हैं दुनिया में, इनके बीच में कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो इनको कनेक्ट करे और एनार्की है। अब वो ये कहते हैं कि देखिए, तीन तरीकों से ना एक सिस्टम को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब वो ये क्या कहते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिस्टम चेंजेस विद चेंजेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज अक्रॉस द सिस्टम्स यूनिट्स, and changes in structure change expectations about how the units of the system will behave and about the outcomes of their interactions will produce। इससे कंफ्यूज ना हो, उनका बस कहने का मकसद ये है, जो वैसे वो कहते हैं, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ कि देखिए, सब तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं एक सिस्टम को समझने के लिए। सबसे पहले एक ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, फिर कैरेक्टर ऑफ यूनिट्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज। वो कहते हैं कि सिस्टम को समझने के लिए तीन तरह की आपको ना लॉजिक रिक्वायर्ड होती है। एक सिस्टम चलता कैसे है, सिस्टम में सबसे पहले ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या चीज है कि उनके दरमियान किस किस्म का रिलेशन है। तो मुल्कों के दरमियान इस वक्त हमने देखा कि रिलेशन है एनार्की का, कि उनके दरमियान इनफैक्ट इज एनी एब्सेंस ऑफ रिलेशन, या रिलेशन है भी तो एनार्की का रिलेशन है। फिर वो कहते हैं कि यूनिट्स की अपनी क्या प्रॉपर्टीज हैं। अब वो कहते हैं यूनिट्स की हमने प्रॉपर्टीज इंटरनल तो देखनी ही नहीं है, हमने एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज देखनी है जो कि सिस्टम लेवल पे वो अप्लाई करें। अब वो कहते हैं कि सिस्टम लेवल पे सारे यूनिट्स सिमिलर हैं, एक ही लॉजिक के तहत चल रहे हैं कि सबके पास सॉवरेन इक्वालिटी है, सब कि सबकी एक ही तरह की चीजों की हम रिस्पेक्ट करेंगे, सॉवरेन है और सब सॉवरेन इक्वालिटी है। तो आप समझ लें कि ये एक एनार्किक सिस्टम में वी हैव यूनिट्स which have similar characteristic, क्योंकि उन्होंने सारे मुल्कों को बराबर कर दिया। आई होप ये आप लोगों को भी समझ आ गया होगा, सबकी एक ही तरह की प्रॉपर्टीज हैं। फिर वो कहते हैं वाहिद फर्क जिस चीज में आएगा ना इस सिस्टम में, वो है डिफरेंट मुल्कों की कैपेसिटी आउटसाइड जो एक्सर्ट करते हैं, विच इज वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज जो कि पावर है, ठीक है, पावर। कह रहे हैं वाहिद जो चीज जिसमें फर्क आ जाता है ना इस सिस्टम में, वो पावर है कि ये सारे मुल्क एनार्किक उसमें है, ये ऑर्डरिंग प्रिंसिपल है, बिल्कुल ठीक है, ये उनके दरमियान एक निज़ाम है। फिर उनकी जो आपस में इंटरेक्शन की लॉजिक है, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो सेम है, वो सॉवरेन इक्वल है, बिल्कुल एक तरह के हैं जब हम एक्सटर्नली देखते हैं। लेकिन जो वाहिद फर्क उनमें आ रहा है वो उनकी कैपेबिलिटी में आ रहा है जो कि पावर है। तो वो कहता है कि पावर चूंकि सब में अनइक्वल है, वह वो एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट होगा इस सिस्टम में। एक सिस्टम लेवल पे हम देख रहे हैं ना, सिर्फ पावर को पे वो रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और कोई कैरेक्टरिस्टिक वो स्टेट की नहीं देख रहे, बस आपने देखना है कि वो पावर को देख रहे हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। एक एनार्किक सिस्टम में, मैं बताता हूँ, एक एनार्किक सिस्टम में वो कह रहे हैं सिर्फ उन मुल्कों की जो एक्सटर्नल पावर है वो मैटर करेगी। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ज्यादातर मुल्क एक ही जितने हैं, उनकी पावर एक ही तरह है। जी, ये तीन पॉइंट्स जो है वो डायनामिक्स हैं एक एनार्किक सिस्टम के, बिल्कुल आप इस तरह समझ सकते हैं। वो कह रहे हैं कि ये तीन आपको चाहिए होते हैं, ठीक है, किसी सिस्टम को समझने के लिए। जी, एक मिनट।
एक्सटर्नल पावर सिंपल समझ लें, मिलिट्री पावर समझ लें, इकोनॉमिक पावर समझ लें, पावर हर सेंस में एक्सटर्नल पावर। क्योंकि देखिए जो मुल्क अपनी एक्सटर्नल पावर है उसी के थ्रू अपने एक्शंस लेते हैं ना बाहर के वक्त। मैं कर आता हूँ आगे और हम दोबारा रिवाइज भी कर लेंगे, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, कोई जल्दी नहीं है। बस तीन चीजें जरूरी होती हैं। ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, और वो कह रहे थे कि देखें मुल्कों के अंदर ऑर्डरिंग प्रिंसिपल हायरार्की होता है जो हमने पिछले देखा है, लेकिन मुल्कों के बीच में वो एनार्की है। ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, ऑर्डर करने का मतलब होता है एक चीज को आपस में ऑर्डर कैसे करें, तो वो कह रहे हैं कि मुल्कों के दरमियान, मुल्कों के अंदर तो ऑर्डरिंग प्रिंसिपल हायरार्की है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने सबको ऑर्डर किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन है जो सबको ऑर्डर कर रहा है चीजों को। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन खुदा न खास्ता कोलैप्स कर जाए, सिविल वॉर आ जाए, तो कोई ऑर्डर नहीं रहेगा। तो ऑर्डर इन प्रिंसिपल वो कहते हैं विद इन स्टेट्स तो इस किस्म के होते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे देयर इज नो ऑर्डर इन प्रिंसिपल, या कोई उस तरह से ऑर्डर, तो वाहिद ऑर्डर इन प्रिंसिपल एनार्की है। एनार्की की लॉजिक के तहत ही मुल्क चलते हैं। फिर वो कहते हैं कि टाइप ऑफ कैपेबिलिटी जो है ना मुल्कों की, वो तो सेम ही रहेगी। टाइप ऑफ कैपेबिलिटी या कैरेक्टर ऑफ यूनिट्स, सिमिलर सॉवरेन क्वालिटी एक ही तरह बिहेव करते हैं, लेकिन कैपेसिटी जो है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटी, वो फर्क आ जाएगी। क्योंकि पावर तो सबकी एक ही तरह की है, सबके पास मिलिट्रीज हैं, सबके पास इकोनॉमिक्स है, लेकिन पावर की कैपेसिटी में फर्क आ जाएगा। ये वाहिद चीज है वो कहते हैं कि जो कि डिफरेंट होगी इस लेवल पे। और उससे फर्क क्या पड़ेगा कि सिस्टम में चूंकि डिफरेंट मुल्कों के अंदर कैपेसिटी डिफरेंट होगी, डिफरेंट पावर होगी, पूरे सिस्टम को हम एज अ सिस्टम होल चीज को परसीव कर रहे हैं ना, तो वो कह रहे हैं फिर उसमें पोलैरिटी आएगी सिस्टम में। तो वो जो हम बाइपोलर मल्टीपोलर सुनते हैं ना, वो यहाँ से एक चीज आ रही है, वो सिस्टम्स अप्रोच में भी है, लेकिन वो इस इनके मॉडल में भी है। अब ये एक यूनिपोलर सिस्टम है। यूनिपोलर क्या होता है कि एक पोल, वो कह रहे हैं कि अब चूंकि वैसे अनार्की है सिस्टम में, कोई फर्क नहीं है दूसरी चीजों में, वाहिद फर्क इस चीज में है कि एक मुल्क के पास बहुत ज्यादा पावर है। अब वो कंट्री वन है, क्योंकि उसके पास उस सिस्टम में बहुत ज्यादा पावर है, तो वो पूरे सिस्टम में एक पोल बन जाएगा पावर का, और पूरे सिस्टम के अंदर इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करेगा। क्योंकि वो ये कहते हैं कि सबका आपस में एक लिंक भी है उस सिस्टम में, क्योंकि एक एज अ सिस्टम बॉल परसीव करें। जैसे कि सोचिए ना, एक डब्बे में आपने बॉल्स रखती हैं, ये स्नूकर बॉल्स हैं बिलियर्ड के, उसमें फर्ज करें एक बड़ा बॉल हो, उसके पास जो पावर होगी वो सबको ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती है सिस्टम में। फॉलो करें। अब ये यूनिपोलर मॉडल है कि एक मुल्क के पास पूरे सिस्टम में सबसे ज्यादा पावर है, वो सबसे ज्यादा पावर इन्फ्लुएंस कर सकेगा ओवरऑल सिस्टम को। इनको आप बॉल्स की तरह परसीव करें कि बड़े का मैथ ज्यादा है, तो ओवरऑल एक सिस्टम में सबसे ज्यादा फोर्स एग्जर्ट करेगा। फर्ज करें आप स्नूकर खेल रहे हैं, उसमें एक बॉल थोड़ी सी बड़ी है या उसका मैथ ज्यादा है, वो जब दूसरों को हिट करेगा, इट विल बी एबल टू मूव द सिस्टम मोर, इट विल बी एबल टू इन्फ्लुएंस द सिस्टम मोर। और जब एक के पास वो सबसे ज्यादा पावर हो, उसको हम कहते हैं यूनिपोलर सिस्टम। यूनिपोलर क्या है? यस, जैसे सन है। यूनिपोलर सिस्टम क्या है? जिसमें एक मुल्क के पास पूरे सिस्टम में सबसे ज्यादा पावर हो। जैसे कि यूएस के पास 90s के बाद आई, कोई 10 एक साल के लिए, उसको यूनिपोलर कह सकते हैं। जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ है, यूएसएसआर जब कोलैप्स हुआ है, तो उसके बाद यूएस आ गई, 10 साल के लिए उसके पास पावर थी। अब यूएस भी दोबारा यूनिपोलर नहीं था, अब मल्टीपोलर हो गया दोबारा। मल्टीपोलर क्या है? ये मल्टीपोलर है। आप देख सकते हैं कि ज्यादा उनके अंदर फर्क नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है सब में, सबकी पावर एक जितनी है। ठीक है। तो सो डिफरेंसेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटी, उनके वर्ड्स हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर लीड्स टू पोलैरिटी इन द सिस्टम। ये देखें, एक बाइपोलर सिस्टम है। और बाइपोलर सिस्टम क्या होगा कि जब दो मुल्कों के पास उस एनार्किक सिस्टम में पावर ज्यादा हो, जो कि कोल्ड वॉर में था बाइपोलर सिस्टम। एनार्की नहीं, एनार्की नहीं बनाती वन पोलर सिस्टम। एनार्की तो बस एग्जिस्ट कर रही है बीच में। एनार्की के अंदर भी मल्टीपल पोल्स हो सकते हैं। वही कहते हैं एनार्की के अंदर जो सबसे बड़ा मुल्क होगा, जब कोई और पावर बहुत मैटर करती है एनार्की में, आप समझें। नहीं, ये बाइपोलर सिस्टम है जो अब आ रहा है। बाइपोलर कैसे? ये कंट्री है जिसके पास काफी ज्यादा पावर है,
और ये कंट्री है, और इनकी पावर तकरीबन आपस में मैच करी है। तो देयर आर टू पोल्स इन द सिस्टम जिनकी पावर बराबर है, और कोल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट है। ये यूएसएसआर एक था। यस, डिफरेंस इन कैपेबिलिटी ऑफ पावर लीड्स टू पोलैरिटी। ये जो है यूएसएसआर था, ये यूएसए था। ये बाइपोलर सिस्टम है। पिछला यूनिपोलर था, उसमें सिर्फ एक मुल्क था। बाइपोलर मींस टू कंट्रीज हैविंग ऑलमोस्ट द सेम साइज ऑफ पावर, पर हम एज अ सिस्टम को पूरा कंसीव करें। आप दूसरे छोटे मुल्कों को भी नहीं बीच में से भूल सकते, क्योंकि देखें पावर रिलेटिव है। ये बड़ा इसलिए है क्योंकि ये छोटा है। ये भी चीज आपने ध्यान में रखनी है कि ही इज ट्राइंग टू कंसीव द सिस्टम एज अ होल। हम एक को इंडिविजुअली नहीं देख रहे, इसको भी इंडिविजुअली नहीं देख रहे, हम इनको भी बीच में इक्वेशन में डाल के देखें। कोई बड़ा तभी होता है जब कोई छोटा होता है। ऐसे ही है। बड़े का कॉन्सेप्ट क्या है? फर्ज करें एक 5 फुट का कोई बंदा है, तो उसके सामने 6 फुट का लंबा होगा इंसान, तो वो कह सकते हैं कि वो लंबा है। लेकिन 6 फुट के सामने कोई 8 फुट का आ जाता है, तो वो 6 फुट भी छोटा है। तो ये जो कंपैरिजन वर्ड्स होते हैं, ये सिर्फ कंपैरिजन में होते हैं, वो इंडिविजुअल उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो जो हम पोलैरिटी की भी बात कर रहे हैं, पावर इज रिलेटिव। एग्जैक्टली, पावर इज रिलेटिव। तो एक पूरे सिस्टम को एज अ होल परसीव कर रहे हैं हम, कि उसमें कुछ छोटे होंगे तो कुछ बड़ा होगा। मतलब आज का यूएस जो है, मतलब हमने बात की पेलोपोनेशियन वॉर की, उसमें एथेंस था, उसमें स्पार्टा था। अब एथेंस हो सकता है सुपर पावर उस टाइम की, अपने एरिया की, लेकिन हो सकता है कि वो उस जमाने की सुपर पावर थी। आज हो सकता है कि बिल्कुल एक श्रीलंका जैसा मुल्क उसको हरा सकता हो। तो उस टाइम की उसकी पावर इज नथिंग कंपेयर टू अभी सेनाके की पावर। तो हमने पूरे सिस्टम को एज अ होल परसीव करना है यहाँ पे, टू अंडरस्टैंड पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब पूरे सिस्टम में एज अ होल है। बीच में उनके एनार्की है, बस इन दो चीजों को ध्यान में रखिए, एनार्की है, और उसके बीच में जो डिफरेंट मुल्कों के डिफरेंट पावर्स हैं, वो उस सिस्टम की को काफी जो है उसके डायनामिक्स को डिक्टेट करेंगे। अच्छा, अब दोबारा जाते हैं। आजकल यूनिपोलैरिटी नहीं है, यूएस की पावर कम होती जा रही है, और तकरीबन थोड़ा सा मल्टीपोलैरिटी आ गया है, क्योंकि चाइना की भी पावर इक्वली काफी ज्यादा है। तो अब कई ये कहते हैं, आर्टिकल्स में आपको मिलेगा कि मल्टीपोलैरिटी है, और यूएस की प्योर यूनिपोलैरिटी है थी 90s में, यूएसएसआर को कोलैप्स करने के बाद 2000 तक। और जब यूएस ने इन्वेड किया ना अफगानिस्तान को, वो पीक है, और उसके बाद जो है वो खत्म हो जाएगा। खत्म, अब यूएस जो है वो बिल्कुल उसकी पावर खत्म हो जाएगी। पोलैरिटी तो बात बताएं। इन द एब्सेंस ऑफ एनार्की पोलैरिटी विल आल्सो एग्जिस्ट। नहीं, फिर पावर जो है वो सेंट्रलाइज हो जाएगी ना। आप ये देखें कैसे पावर कैसे सेंट्रलाइज होगी। देखें, जब एक सेंट्रल फर्स्ट करें वर्ल्ड गवर्नमेंट आ गई, एब्सेंस ऑफ एनार्की है, अब एक वर्ल्ड गवर्नमेंट है, अब सारी पावर उसके हाथ में आ गई। अब पोलैरिटी किस तरह आएगी? अब पोलैरिटी नहीं आ सकती, क्योंकि सबसे बड़ी पावर जो है वो इसके हाथ में आ जाएगी। तो जो गवर्नमेंट आएगी, सारी पावर उसके हाथ में आ जाएगी। यूनिपोलर का मतलब होता है कि किसी एक मुल्क के पास सारी पावर हो, और मल्टीपोलर का मतलब है कि 2 से 3 मुल्कों के पास पावर हो। आप लोगों को पोलैरिटी ये चीज समझ आई है? ये बड़े थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, इनमें कितनी हकीकत है या किस तरह से है, वो कोई आप ही चैलेंज कर सकते हैं। ये कोई एंडलेस किस्म की चीजें नहीं है कि यार ये हो कह दिए तो बस यही हकीकत है। ये हकीकत नहीं है, ये थ्योराइजेशन है। ये हर दफा ठीक भी नहीं होती। और हम जब सिस्टम्स अप्रोच पढ़ेंगे, उसने तो पता नहीं किस किस्म के बहुत से मॉडल्स दिए हैं पोलैरिटी के, तो वो जरूरी नहीं कि वो सारे अपनाएं। ये बस एफर्ट्स होती हैं समझने की। ठीक है, आगे चलें। मतलब आप लोगों को कोई ज्यादा मसला तो नहीं हुआ? मल्टी मोर देन टू, यस। अब इसमें एक चीज ये भी समझ लें पोलैरिटी के एंगल से, कि जो मल्टीपोलर सिस्टम्स होते हैं दे आर अनस्टेबल, इस थ्योरी के मुताबिक, रियलिज्म की। मल्टीपोलर सिस्टम्स आर अनस्टेबल। मल्टीपोलर सिस्टम्स क्यों अनस्टेबल होते हैं? कि हर मुल्क की कैपेबिलिटी बराबर होती है, और यू डोंट नो कि कौन किस पे अटैक कर दे। उसमें अलायंसेस होती हैं डिफरेंट किस्म की, और हर मुल्क की अपनी मोटिवेशंस होती हैं। तो वो एक सिस्टम इम्बैलेंस्ड है। ये सिस्टम एग्जिस्ट करता था बिफोर वर्ल्ड वॉर 1।
वर्ल्ड वॉर वन से पहले मल्टीपोलर सिस्टम था, डिफरेंट अलायंसेस थी, वो हम देखेंगे, किसने इससे अलायंस की गई, किसने इससे अलायंस की गई। जब जंग लगी तो वो एकदम ही हर किसी ने एक दूसरे पे वॉर डिक्लेयर कर दी, और जंग रैपिडली जो है वो इवॉल्व हुई और जो है वो कोलैप्स कर गया। तो इस थ्योरी के मुताबिक मल्टीपोलर सिस्टम्स आर अनस्टेबल एंड मोर लाइकली टू लीड टू वॉर्स। और अब आजकल भी मल्टीपोलर सिस्टम है, डिफरेंट किस्म के उसमें स्टेक होल्डर्स हैं, और इस थ्योरी के मुताबिक यूनिपोलर सिस्टम्स भी स्टेबल होते हैं। ठीक है, यूनिपोलर सिस्टम्स भी स्टेबल होते हैं क्योंकि ये जो हेजेमोन होता है वो स्टेबिलिटी इन जो है इंश्योर कर रहा होता है। ये थ्योरेटिकल है, ठीक है। हाँ, ये न्यू रियलिज्म चल रहा है, दिस थ्योरी, यस। फेवर को छोड़ें, बस आप समझें, फेवर कोई चीज नहीं होती, फेवर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कोई चीज नहीं है, वो कहते हैं कि ऐसे होता है। और उसके साथ मल्टीपोलर वर्ल्ड की वो एग्जांपल देते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन, लेकिन इससे लीड ये करता है, लेकिन बायपोलर सिस्टम्स वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। हाँ, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन एनार्की एंड दिस पोलैरिटीज, बहुत अच्छा सवाल है, और ये मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। इससे फर्क ये पड़ता है, देखें, सबसे पहले हम यहां तक पहुंच गए, दोबारा एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। कनेक्शन ये है कि ये सारे मुल्क एनार्की में एग्जिस्ट करते हैं। जो जो आपको बात समझ आती जाए वो आप यस करते जाएं। ये सारे मुल्क एनार्की में एग्जिस्ट करते हैं, उनके ऊपर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई रूल नहीं है। आपको ये क्लियर है? ठीक है, लिखें जरा, मैं आगे बढ़ू। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब चूंकि एनार्की में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि वाहिद चीज जो आपस में उनका रिलेशन डिक्टेट करेगी ना, दो चीजें डिक्टेट करेंगी, वो कहता है, एक एनार्की डिक्टेट करेगी इनका आपस में रिलेशन, वो हमने देख लिया, जैसे सिक्योरिटी डायलेमा, फियर, वो सारा कुछ। दूसरी चीज जो डिक्टेट करेगी इनका आपस में रिलेशन, वो मुल्कों की आपस में पावर है। ये इस तरह से आप इसको कंसीव करें कि दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक मुल्कों की पावर एक दूसरे से किस तरह की है, रिलेटिव पावर, और दूसरी चीज ये है कि मुल्क एनार्की। तो ये दो लॉजिक्स हैं जो पूरे का पूरा रिलेशन जो है वो आपस में डिक्टेट करेंगी। तो वो बेसिक उनका आर्गुमेंट ये है कि दो डायनामिक्स सबसे ज्यादा जो है वो चलेंगे, एक एनार्की और दूसरा उनकी पावर जो मुल्कों के आपस में होगी वो होगा। क्यों? उसकी वजह ये है कि जहां पे कहाँ गया, एनार्की नहीं होती, वहां पे तो वो सारी पावर उसके हाथ में होती है, गवर्नमेंट के पावर पास। इस सिस्टम में जहाँ पे हायरार्की है, इसमें तो सारी पावर की जो अथॉरिटी है वो है गवर्नमेंट के पास। यहाँ पे जहाँ पे एनार्की नहीं है, वहां पे इनकी आपस की पावर विल बी द मोस्ट डिटर्मिनिंग फैक्टर, कंपाउंडेड विद द फीचर्स ऑफ एनार्की, जो कि हमने पहले बात की, बिजनेस डायलेमा और वो सारा कुछ। तो पावर और एनार्की पे आके सारी बात खड़ी हो गई है। उसमें पे जब पावर में फर्क आ रहा है बहुत ज्यादा, कि एक मुल्क की पावर ज्यादा है, उससे पोलैरिटी जन्म ले रही। पोलैरिटी क्या होती है कि जब एक सिस्टम में बायस हो, एक सिस्टम के अंदर इम्बैलेंस हो, ये फर्स्ट करें सी सॉ है, यहाँ पे एक बड़ी चीज है, एक छोटी चीज है, तो ये जो है ज्यादा वेट है, तो दिस इज पोलैरिटी। की पोलैरिटी है कि पूरे इसमें जब इसके पास पावर ज्यादा है इस एनार्किक सिस्टम में, तो इसका इन्फ्लुएंस पूरे सिस्टम में सबसे ज्यादा होगा, और इनके आपस में रिलेशंस को इसका भी एक रोल होगा डिक्टेट करने में। यहां तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो। अच्छा, एक चीज आप ध्यान में रखें कि अगर आपको ये थोड़ा सा ज्यादा थ्योरेटिकल लगा है ना पार्ट के, यार ये क्या पोलैरिटीज और ये वो, कुछ नहीं होता, ये इतना ही थ्योरेटिकल है, और इस पे इससे आगे जो है ना कोई फर्क नहीं पड़ता कि मतलब ये सच है या झूठ है। तो आपने उसको इस तरह नहीं सोचना कि ये है कि नहीं है, ये सच है कि झूठ है, बस इसको इतना सा समझ लें कि इट जस्ट मेक्स सेंस। ठीक है, इट्स वेरी थ्योरेटिकल, दैट इज द प्रॉब्लम, कि वो रियल भी है कि नहीं, इस पे भी बहस हो सकती है, इसलिए इस पे आप क्रिटिसिज्म भी दे सकते हैं कि यार ये बड़ा थ्योरेटिकल है, या इसमें ये इस तरह से डजंट मेक सेंस। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चरल रियलिज्म क्यों हम इसे कह रहे हैं, क्योंकि हम स्ट्रक्चर की बात करें। अब आपको अब समझ आ रही है बात की, स्ट्रक्चर की बात करें, पोलैरिटी की बात करें, ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें, हम डिटेल की बात नहीं करें कि मुल्क कैसे हैं। नहीं नहीं, केनेथ वॉल्ट की बुक नहीं पढ़िएगा, ये आप जो है ना,
स्टडीज देखी थी, स्टडीज कौन सी, मोहम्मद अनवर, स्टडीज वॉर्स, क्या मतलब, मैं फॉलो नहीं कर पा रहा आपकी बात। यस, क्लासिकल रियलिज्म में रिलेटिव पावर भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल उसमें भी है, वो तो कहते हैं पावर रिलेटिव है, सारा कुछ है, लेकिन बस फर्क ये है, दोनों का आउटकम भी एक है। फर्क बस ये है कि वो ये कहते हैं कि सारा कुछ ह्यूमन नेचर की वजह से हो रहा है, लेकिन वो एनार्की का भी थोड़ा बहुत कहते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं ना इंटरनल एक्सप्लेनेशंस को। अच्छा, अब यहाँ आ जाएं। अब स्ट्रक्चरल रियलिज्म, आई होप आप लोगों को थोड़ा समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल रियलिज्म। ये बस मामूली सा एक फर्क है, ठीक है, एक मामूली सा एक फर्क है। अच्छा, बाइपोलर सिस्टम क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि उसमें बैलेंस ऑफ थ्रेट भी होता है, बैलेंस ऑफ थ्रेट होता है, ठीक है। दो ऐसे जो मुल्क हैं, जो पोल्स हैं, एक तो छोटे छोटे मुल्क उनके अराउंड रैली कर लेते हैं, ये आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, ये दो मुल्क हैं, ये इसके साथ मिले हुए हैं, ये इसके साथ मिले हुए हैं। एटलीस्ट दिस इज माय कंसेप्शन, जो मुझे समझ में आया पढ़ के सारा। ये हो सकता है थोड़ी बहुत इससे कोई फर्क आर्गुमेंट हो, बट दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इस पे आप डेवलप भी कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये कुछ इसके अलायंसेस होंगे, क्योंकि ये बायपोलर, ये सब ये यूएस कोल्ड वॉर को देख के ही बनाई गई हैं बातें, आप समझ सकते हैं। ये कोल्ड वॉर पहले आई है, ये कॉन्सेप्ट बाद में आए हैं। तो काफी सारी चीजें जो है ना, रियल टाइम चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए बनाए जाते हैं। अब होता क्या है कि फर्स्ट करें, ये यूएसएसआर है, ये इसके एलाइज हैं छोटे छोटे मुल्क, ये यूएसए है, ये इसके मुल्क हैं छोटे छोटे एलाइज हैं। अब होगा ये कि ये ओवरऑल एज अ ब्लॉक इसको अपोज करे होंगे एज अ ब्लॉक। तो उससे होगा ये कि एक बैलेंस ऑफ पावर रहेगा, एक बैलेंस ऑफ सिस्टम रहेगा। बड़े मुल्क छोटों के एक्शंस को भी डिक्टेट कर रहे होते हैं ताकि हालात ना खराब हो। होता है, जैसे आप देखें स्यूज कैनाल क्राइसिस था 1956 का, अब वो हुआ इजिप्ट में, उसमें इसराइल और फ्रांस जो है, हाँ, पावर इन्फ्लुएंस डिवाइड हो गया ना, क्योंकि देखिए छोटे मुल्क हैं, उन बेचारों को कोई ज्यादा रोल नहीं है, वो किसी ना किसी के साथ अटैच ही हो गए हैं या इसके साथ अटैच हो गए हैं। न्यूट्रलिटी रखना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे सिस्टम में, ठीक है। तो वो ओवरऑल एज अ ब्लॉक भी तो एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं ना, जैसे नेटो वर्सेस वॉर्सो पैक्ट। अब उसमें मुल्क तो छोटे 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 काफी सारे हैं नेटो में भी, वॉर्सो में, लेकिन इवेंचुअली एक बैलेंस ऑफ थ्रेट भी तो आ रहा है ना, बैलेंस ऑफ पावर आ रहा है। तो इवेंचुअली वो एक बैलेंस ऑफ पावर वाला जो फिनोमेना है, जिसको रियलिज्म बड़ी इंपॉर्टेंस देता है। हाँ, स्यूज कनाल वाली बात यह है कि इजिप्ट में ने नेशनलाइज किया स्यूज कनाल 1956 में, और फ्रांस और इसराइल और इंग्लैंड अब इजिप्ट पे हमला कर रहे थे कि ये इन्होंने नेशनलाइज क्यों किया। लेकिन फर्स्ट करें, ये इजिप्ट है, ये इजिप्ट है, ठीक है, ये इजिप्ट है, और इस पे फ्रांस वगैरह अटैक करने लगे थे, कर दिया था ताकि वो स्यूज कनाल को नेशनलाइज होने से रोके, लेकिन यूएस ने इंटरवीन किया, इनको रोका थ्रू डिप्लोमेटिक मीन्स, क्योंकि उनको ये खतरा था कि अगर इन्होंने इजिप्ट पर अटैक किया, ये इन मुल्कों ने, तो जो मुसलमान मुल्क हैं वो एलियनेट होके यूएस से सोवियत यूनियन के पास चले जाएंगे। तो यूएस का एक बहुत बड़ा कंसर्न थ्रू आउट कोल्ड वॉर रहा है कि कैसे मुल्कों को अपने पास लाया जाए और इस तरह के एक्शन ना किए जाएं कि वो जो मुल्क हैं वो सोवियत यूनियन की तरफ चले जाएं। और मिडिल ईस्टर्न जो मुल्क थे, ये तकरीबन दोनों साइड्स को प्ले करते रहते इस टाइम पे। तो ये भी एक उसकी लॉजिक क्रिएट हो सकती है कि उसमें बड़े मुल्कों का एक इस तरह का रोल होता है, इन्फ्लुएंस जो है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ओवरऑल। और आई थिंक वो एक जो है ना म्यूचुअल बैलेंस ऑफ पावर बनता है ओवरऑल सिस्टम में, और दोनों जो मुल्क एक दूसरे के खिलाफ भी बैलेंस कर रहे होते हैं, वो ओवरऑल सिस्टम को भी बैलेंस कर रहे होते हैं। तो दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग कि बाइपोलर सिस्टम जो है वो क्यों जो है वो बैलेंस होता है, ठीक है, उसमें पावर क्यों बैलेंस होती है। जी, बाइपोलर में अलायंसेस बनती है ना, देखें कोल्ड वॉर इज द एग्जांपल ऑफ बाइपोलर सिस्टम, और हमारे पास हकीकतन तो कोई ऐसी एग्जाम्पल है ही नहीं। ये तो एक, देखिए बाइपोलर सिस्टम की बल्कि एक और एग्जाम्पल भी इसमें ये देते हैं न्यू रियलिस्ट। एक तो कोल्ड वॉर एक बाइपोलर सिस्टम था, यूएसए, उसके साथ ब्रिटेन, दूसरे जितने भी
ये सारे मुल्क थे, वो हम कोल्ड वॉर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी मल्टीपोलर सिस्टम है। दूसरी बाइपोलर सिस्टम की एग्जांपल है पेलोपोनेशियन वॉर। पेलोपोनेशियन वॉर भी बाइपोलर था। वो पूरी दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में तो बाइपोलर नहीं है, लेकिन वो उस ग्रीस के इलाके के कॉन्टेक्स्ट में बाइपोलर है, क्योंकि एक लीग को लीड कर रहा था एथेंस और एक लीड को लीड कर रहा था स्पार्टा। तो वो भी एक बाइपोलर आप कह सकते हैं सिस्टम था, कह सकते हैं। वो फिर भी चले, जंग तो हो रही थी। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल रियलिज्म। स्ट्रक्चरल रियलिज्म की भी आगे एक नई शाख है। ये हैं मीरशाइमर, बड़े जबरदस्त किस्म के थ्योरिस्ट हैं। यूट्यूब पे आपको इनकी बेतहाशा किस्म की वीडियोस मिल जाएंगी, एंड ही इज अ वेरी गुड एक्सप्लेनर। और अगर आपको रियलिज्म, स्ट्रक्चर रियलिज्म केनेथ वॉल्ट्स वाला समझ आ गया, तो आप इस पे भी आ जाएंगे। बड़ा मामूली से इनका फर्क है। इनकी बुक है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। ये बड़े रेलेवेंट हैं अभी, ये भी जिंदा भी हैं, और बड़े अच्छे इनके लेक्चर्स होते हैं। चाइना और यूएस के अभी जो करंट बिहेवियर पे इनके बड़े लेक्चर्स हैं, इनके आपको इंटरव्यूज मिलेंगे, बड़ी जबरदस्त इनकी बातें होती हैं, और स्ट्रक्चरल रियलिस्ट कॉन्टेक्स्ट में देते हैं। इनको आपने जरूर देखना है 100%। यूट्यूब पे जाके लिखते हैं जॉन मीरशाइमर, व्हाई यूएस एंड चाइना विल गो टू वॉर। ये लॉजिक देते हैं कि मेरी स्ट्रक्चरल रियलिस्ट हैं ये, और इस कहते हैं स्ट्रक्चरल रियलिज्म को देखते हुए आई कैन प्रिटी मच से कि चाइना एंड यूएस विल गो टू वॉर। और उसकी वजह वही है, जो सुसाइड ट्रैप है उसको ये दोबारा इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और वही एनार्की, फियर, वो सारी चीजें, इनको आप जरूर इनके लेक्चर देखें, आपको सारा स्ट्रक्चरल रियलिज्म समझ आ जाएगा। इनका फर्क केनेथ वॉल्ट से कहाँ पे आता है? केनेथ वॉल्ट्स कहते थे कि चूंकि एनार्की है, एनार्की की वजह से फियर है, फियर की वजह से सिक्योरिटी डिलेमा, सेल्फ हेल्प है, तो हर वक्त मुल्क अपनी डिफेंस को बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपने आप को डिफेंसिवली बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं कि एनार्की है, फियर है, सारा कुछ है, पर मुल्क डिफेंस नहीं, हमेशा ऑफेंसिव के लिए तैयार होते हैं। तो ये एक फर्क है। इसलिए उस पिछले वाले को डिफेंसिव रियलिज्म कहते हैं, ये डिफेंसिव स्ट्रक्चरल रियलिज्म, डिफेंसिव स्ट्रक्चरल रियलिज्म, और इसको ऑफेंसिव स्ट्रक्चरल रियलिज्म। फर्क क्या है? ये कहते हैं कि देखें, केनेथ वॉल्ट्स ने कहा, या जो पिछली नॉर्मल वाली स्ट्रक्चरल रियलिज्म थी, वो कहती थी कि मुल्क इतना वेपन्स इकट्ठा करते हैं या इतना आर्म्स इकट्ठा करते हैं जहां पे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। ये कहते हैं कि मुल्कों के लिए इवेंचुअली सबसे बेहतर ये स्ट्रैटेजी होती है कि वो हेजेमॉन बन जाएं, वो ऑफेंसिवली चलें, हेजेमॉन बन जाएं, दैट विल इंश्योर देयर डिफेंस एज वेल। बस ये एक स्लाइट फर्क है, इसलिए इसको ऑफेंसिव रियलिज्म कहते हैं, इसको डिफेंसिव कहते हैं। अब उसमें थोड़ा सा फर्क देख लेते हैं, ये क्या कहते हैं। The best way for the state to survive in an anarchic environment is to gain hegemony and domination। वो कहते हैं कि anarchic system में जहाँ पे किसी चीज का कोई भरोसा नहीं है, वहां पे बेस्ट स्ट्रैटेजी एक मुल्क के लिए ये है कि वो डोमिनेट ही करे, ठीक है। मैं रिपीट करता हूं, देखें थोड़ा सा स्लाइटली फर्क है चीजों का। एनार्की है तो उस एनार्की में फियर से इंस्पायर होके केनेथ वॉल्ट्स कह रहे थे कि मुल्क अपने आप को बस बचाने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, मुल्क सिर्फ अपने आप को बचाने की नहीं कोशिश करते। एनार्की में सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी ये होती है, या जो मुल्क करते हैं, दे ट्राई टू डोमिनेट। तो एक डिफेंसिव और एक ऑफेंसिव वाला फर्क आ रहा है। आप फॉलो करें थोड़ा सा, बस इतना सा फर्क है और कोई फर्क नहीं बस इससे। लेकिन एक ये इम्प्लीकेशन निकलती है कि जो मुल्क हैं, जॉन मीरशाइमर की थ्योरी के तहत, वो हमेशा ही फैलने की कोशिश कर रहे होंगे ना, अपनी पावर भी फैलाने की कोशिश कर रहे होंगे और दूसरे को इंक्रोच भी करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि वो ऑफेंसिव तरीके से अपनी चीजों को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। केनेथ वॉल्ट्स कहता है कि वो अपने मुल्क में अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक आउटवर्ड है, तो टेक्निकली एंड डिफरेंट है जी। टेक्निकली हर पावर ये रिविजनिस्ट पावर होगी फिर इनकी तहत, तो हर हर मुल्क ही अपनी पावर एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है और डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है इनकी थ्योरी के मुताबिक, ठीक है। उनकी थ्योरी के मुताबिक हर मुल्क अपने आप को बस इतना का मजबूत करता है कि वो सिक्योर हो जाए। अब ये थोड़ा सा फर्क देख लेते हैं, इनमें फर्क क्या है। ये सारे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले, व्हाट कॉजेज स्टेट्स टू compete फॉर पावर,
ठीक है। व्हाट कॉजेज स्टेट्स टू कम्पीट फॉर पावर? ह्यूमन नेचर रियलिज्म जो था, जो वैसे क्लासिकल रियलिज्म था, वो कहता है कि लस्ट फॉर पावर इज इनहेरेंट इन स्टेट्स। लस्ट फॉर पावर इनहेरेंट इन स्टेट्स, वो कहता था कि इंसान की फितरत जो है ना, उसकी वजह से compete करती हैं स्टेट्स पावर के लिए। What causes states to compete for power? It's the lust for power inherent in human nature। ठीक है। डिफेंसिव रियलिज्म भी कहता है, डिफेंसिव स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहता है कि इट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम दैट कॉजेज स्टेट्स टू compete फॉर पावर। ऑफेंसिव रियलिज्म क्या कहता है? इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम दैट कॉजेज स्टेट्स टू compete फॉर पावर। बिल्कुल ठीक है, आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चरल रियलिज्म ही है। दोनों कहते हैं कि स्ट्रक्चर है, इट्स नॉट द ह्यूमन नेचर दैट फोर्सेस कंट्रीज टू compete फॉर पावर। फर्क क्या आता है कि हाउ मच पावर डज अ स्टेट वांट? जियोग्राफिकली भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा पावर वाइज है। अच्छा जरा ये एक सेकंड देख लें, एक सेकंड वेट करें प्लीज, स्टार्ट ना करें। अगली चीज आती है कि हाउ मच पावर डू स्टेट्स वांट, कि स्टेट्स को कितनी पावर चाहिए। हम पावर 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 करेंगे, लेकिन चाहिए कितनी है? ह्यूमन नेचर वाला रियलिज्म कहता था, जो कि पहले हमने देखा था, वो कहते हैं जितनी मिल जाए पावर, मैक्सिमाइज हो जाए, बढ़ जाए, जितनी पावर हो जाए स्टेट को, जितना वेपन्स इकट्ठा कर सकते हैं, जितना न्यूक्लियर वेपन्स, जितनी मिलिट्री स्ट्रांग हो सकती है, जितनी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज ऑफेंसिव हो सकती है, ऑल दे कैन गेट, स्टेट्स मैक्सिमाइज पावर। ठीक है, विद हेजिमनी एज देयर अल्टीमेट गोल, कि जिसका जहां बस चलेगा ना, स्टेट पहले अपने आप को मजबूत करेगी। जब वो मजबूत हो जाएगी, वो एक मुल्क को बुली करेगी, उसके बाद उसकी कोशिश होगी कि पूरे रीजन को ही हेजिमन बन जाए। बस एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि आप पहले एक इलाके के अन्य खान बनेंगे, फिर आप उससे बड़े इलाके के बनेंगे, फिर आपको होगा यार मैं जरा सूबे में ही कुछ बन जाता हूँ। ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है। ये वो ये बात कर रहे थे, जैसे इंडिया साउथ एशिया में, ठीक है, जैसे इंडिया स्ट्रांग हुआ इकोनॉमिकली, ठीक है, 90s के बाद, तो अब वो इस तरह के काम शुरू हो गया दूसरे मुल्कों के अंदर कि हम हेजिमॉन बन जाए। लेकिन जो केनेथ वॉल्ट्स वाला स्ट्रक्चरलिज्म था, वो कहते हैं कि नहीं, स्टेट्स बस इतनी पावर मेंटेन करते हैं जो एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करते हैं, दैट्स इट। ये डिफेंसिव हो, हम लोगों पे कोई खतरा ना हो, हम पे कोई अटैक नहीं करे। ये भी थिंकिंग ठीक है, कि ये भी सेंस बनती है कि कई मुल्क बस इसी तरह चलते हैं कि बस हमें इतनी हमारे पास पावर हो कि हम पे कोई हमला ना करे, हमारे पास इस तरह के वेपन्स हो, हम पे कोई हमला ना करें। जैसे कतर की एग्जांपल ले लें, कतर वेपन्स वगैरह खरीद रहा है, कतर एक छोटा सा मुल्क है। अब कतर, आई एम प्रिटी श्योर, किसी को अटैक तो नहीं करने वाला, ठीक है। लेकिन कतर ने क्यों S-400 भी लेने का सोच रहा था रशिया से, S-400? उनकी वजह ये थी कि जब कतर का डिप्लोमेटिक इशू हुआ जीसीसी के साथ, सऊदीया वगैरह के साथ, तो काफी इनके हालात खराब रहे। 2-3 साल जो है, हमने देखा कि वो उनका डिप्लोमेटिक कट ऑफ रहा, सऊदीया और उनके allies थे। तो कतर ने तो वेपन्स वगैरह भी लेना शुरू कर दिए थे, इस खतरे में कि उन पर अटैक ही ना हो जाए। तो वो एक मुझे लगता है कि डिफेंसिव स्ट्रक्चरल रियलिस्ट की सही एग्जांपल है कि कतर ने इसीलिए वेपन दिया था, एक डेटर करने के लिए, डेटरेंस क्रिएट करने के लिए, कि अगली दफा क्या कोई कुछ सोचे ही ना, एक बैलेंस रहे पावर का। ये डिफेंसिव रियलिज्म है, ये डिफेंसिव स्ट्रक्चरल रियलिज्म है। लेकिन जॉन मेशामर कहते हैं कि नहीं, ये थिंकिंग नहीं होती स्टेट्स की। स्टेट्स की वही वाली थिंकिंग होती है, ऑल दे कैन गेट, जितनी पावर बढ़ जाए, आज अपने आप को पहले सिक्योर करेंगे, कल को और फैलने की कोशिश करेंगे, दूसरे मुल्कों को बुली करेंगे। ऑल दे कैन गेट, स्टेट्स मैक्सिमाइज रिलेटिव पावर विद हेजिमनी एज द अल्टीमेट गोल। आई होप ये थोड़ा सा आपको समझ आया कि वो ये कह रहे हैं कि स्टेट्स की कोशिश होती है कि हेजिमनी ही उनकी गोल होनी चाहिए। ठीक है, ये देखें, ये इनका जो इनकी बुक है, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, ये कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम encourages स्टेट्स टू परस्यू हेजिमनी। वो कहते हैं जो स्ट्रक्चर इंटरनेशनल सिस्टम का, विच इज एनार्की, वो स्टेट्स को इस चीज पे मोटिवेट करता है कि आप कंप्लीटली कंट्रोल करें हर चीज को, ना कि सिर्फ डिफेंसिव तक ही अपने आप को महदूद करें, क्योंकि ये सबसे बेहतर है एज अ स्ट्रैटेजी, ठीक है, टू सर्वाइव। जी, ये हमने स्ट्रक्चरल रियलिज्म किया। आई होप बहुत ज्यादा आप लोगों को जो है वो कंफ्यूजन ना हुई हो। कुछ जो चीज आपको समझ नहीं आई, हम उस पर बात करते हैं। देखिए, 70s के ऑनवर्ड स्ट्रक्चरल रियलिज्म आ गया, केनेथ वॉल्ट्स ने एस्टेब्लिश किया, ठीक है। और जब स्ट्रक्चरल रियलिज्म आ गया है, केनेथ वॉल्ट्स तो बेचारे शायद फौत भी हो गए हैं,
उसके बाद फिर ऑफेंसिव रियलिज्म आया, तो वो एक नई शाख निकल आई स्ट्रक्चरल रियलिज्म की। इस तरह से दोबारा समझें, पहले सिर्फ रियलिज्म था, उसका और कोई नाम नहीं था, पहले तो उसका नाम भी नहीं था, तो उसका नाम आ गया रियलिज्म जब एच कार और मॉर्गन था। उसके बाद एक नए तरह का रियलिज्म आया, उसका नाम दे दिया स्ट्रक्चरल रियलिज्म, पिछले वाले को क्लासिकल रियलिज्म कर दिया, क्योंकि अब नया नाम तो देना है ना, क्योंकि फर्क आ गया। जब स्ट्रक्चरल रियलिज्म आया तब सिर्फ स्ट्रक्चरल रियलिज्म था, तब ये कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी। फिर जॉन मीरशाइमर आ गए हैं, इन्होंने ऑफेंसिव रियलिज्म की थ्योरी दे दी है, तो इनके कॉन्टेक्स्ट में पिछले वाले को डिफेंसिव कह देते हैं, पहले उसको सिर्फ स्ट्रक्चरल कहते थे। फॉलो करें अब बात। हाउ विल वी मेक नोट्स? नोट्स देखें आपने इनके इसी तरह पॉइंट्स बनाने हैं बेसिक assumptions का, और उससे जो है वो क्या वर्ल्ड व्यू निकलता है, जो वो मैं पॉइंट्स ये जो लिख रहा था ना, इनको आप नोट करें, ये इस किस्म की चीजें, ये जरूर लिख लें समझने के लिए, या ये जो पॉइंट्स इस तरह के आते हैं इनके नोट्स बना लें, ये जरूर इस तरह की चीजों के नोट्स बनाएं, क्योंकि ये वो आइडियाज हैं, वो पॉइंट्स हैं जिनसे आप हेडिंग्स भी बनाएंगे इन क्वेश्चंस को करने के लिए, और ये टर्मिनोलॉजीज हैं, ये जार्गन है आईआर का।